हेलो। हाय सानिका जी। कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप? मैं अच्छा हूँ। अभी आपसे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में ही बात कर रहे थे। सो फर्स्ट आईड लाइक टू वेलकम यू टू द सेशन एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया थैंक आज यू। के सेशन के लिए। थैंक यू। आई एम मोर देन एंड हैप्पी टू डू इट बिकॉज आई गेट मुझे भी ऐसी बहुत क्वेरीज आती हैं अबाउट डूइंग हाउ टू डू अ करियर और व्हाट आर दी करियर ऑप्शंस, सो आई थॉट इट विल बी अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू गेट लाइव एंड टॉक अबाउट इट ऑन योर प्लेटफॉर्म एज वेल। बिल्कुल। एंड सानिका जी, जैसे मैं बाकी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि सानिका जी करंटली एक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट है। एंड मैं लिंक्डइन के थ्रू सानिका जी से कनेक्ट किया एंड बहुत अच्छा लगा जब इनका रिस्पांस आया, क्योंकि मैं काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की क्वेरीज को एड्रेस कर सके। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में तो काफी लोग मिले मुझे, लेकिन कोई अच्छे से उन क्वेरीज को आंसर बैक कर सके, मैं उसका वेट कर रहा था। सो थैंक यू सो मच कि आपने रिस्पॉन्ड बैक किया उसके आई एम लिए। मोर देन हैप्पी टू डू इट। तो सानिका जी, थोड़ा सा आप अगर इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में देना चाहें। राइट। सो पहले तो हेलो एंड वेलकम टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग अस लाइव। मैं थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूँगी। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करने के पहले मैं खुद एक नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर रह चुकी हूँ। मैंने 10 साल अपने कंट्री में खेला है। मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है फॉर ऑल कंसेक्यूटिव 8-10 years। एंड देन बाय द टाइम जब मैं खेल रही थी तब मेरी पढ़ाई के इसमें मैंने बीए करी साइकोलॉजी में। मुंबई में कॉलेज है रामनारायण रोया कॉलेज ऑफ people from Mumbai who are watching us. So I studied my BA, that is Bachelor of Arts, in psychology from that college. And as when I was completing my studies and at the same time जब मैं खेल रही थी तभी मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट्स में भी ये फील्ड अप्लाई किया जा सकता है। जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स है या फिर जो मेंटल थेरेपी जो हम जिसको कहते हैं, जो वो सारी टेक्निक्स है, कहो सीबीटी है, साइकोडायनामिक है, एसीटी है, आरईबीटी है, वो सारी जो भी टेक्निक्स है वो स्पोर्ट्स में भी अप्लाई की जा सकती है। एंड काफ़ी बिल्कुल। एथलीट्स को इस बात की बहुत ज़रूरत होती है इनफैक्ट। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय प्रोफेसर्स कि मैम मैं मेरा करियर और मेरा पैशन एक साथ अगर आगे जाके परस्यू कर सकती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। एंड दैट इज़ व्हेन माय सर्च फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिग्रीज बिगैन। एंड एक्चुअली जब मैं खेलती थी व्हेन आई वाज आई थिंक अबाउट 15 और 16, मैं खुद एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुकी हूँ। तो आई नो दैट अरे वाह। एक्सपीरियंस। एंड बिकॉज मैं कंपेटिटिव एथलीट थी एंड मैं काफ़ी एलीट लेवल पे खेलती थी, सो आई हैव ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट सपोर्ट जब मैं खेलती थी। बिकॉज ऐसी बहुत चीज़ें एंड वील डिस्कस देम फर्दर इन द लाइव ऑल्सो। ऐसी बहुत चीज़ें होती है जो एक एथलीट के माइंड पे अफेक्ट करती है एंड देन उसका इफेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे होता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी दिस साइंस, गिव एम्पल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड देन स्टार्ट वर्किंग। सो दैट्स अबाउट मी। एंड देन इट फिर मैं लंदन गई, मुझे मास्टर्स करना था इस सब्जेक्ट में टू गेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की सिर्फ एथलीट्स और सिर्फ स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के साथ कैसे काम किया जा सकता है। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं लंदन के कोई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँगी। बिकॉज इफ़ यू लुक एट द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज़ नंबर 1 में है वर्ल्ड रैंकिंग में। So I applied to a couple of universities in the United Kingdom and I got accepted in all 5 of them. And I decided to pursue my masters from Brunel University, London, which is the second highest in the world ranking when it comes to sports science courses. So मैं जब मैं लंदन में थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज़ की नीड इंडिया में कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। बिकॉज अभी अभी इंडिया में स्पोर्ट भी बहुत इवॉल्व हो रहा है एंड a lot of people are looking at it from a career perspective. पहले कैसे हम स्पोर्ट खेलते थे गर्मियों की छुट्टी में, it was a more of a recreation हाँ, activity, right? But बिल्कुल। now since we have a lot more businesses investing in sport and there's a lot of money being invested, वो भी एक career option, it's become a potent career option for बिल्कुल। many of our citizens. And that is when I thought कि
वो जो साइंस मैं वहाँ सीख रही हूँ वहाँ वो ऑलरेडी अवेलेबल है, whereas अपने कंट्री में वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या इतना ज़्यादा हाँ अवेलेबल नहीं है, इतने ज़्यादा बिल्कुल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स नहीं है। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मास्टर्स के बाद मैं अपने कंट्री में आके प्रैक्टिस करूंगी एंड आई ट्राई एंड वर्क विद एज मेनी एथलीट्स एंड स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई कैन, सो आई कैन गेट माय साइंस एंड मेरा नॉलेज जो है, being an athlete also and now being a trained sports psychologist, so that I can benefit, you know, the Indian sporting community. And that is बिल्कुल when बिल्कुल I interned in a couple of places to sort of understand how a sports psychologist works, because you know you study, हम उसकी पढ़ाई करते हैं वो बहुत अलग चीज होती है, बट जब हम उसके बारे में काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक completely अलग बात हो जाती है. So you know you need that training, and I'll come to that point ahead in our live session also. And that is after gaining considerate amount of experience is when I started practicing on my own, and now I work as an independent full-time sport and exercise psychologist. बिल्कुल। थैंक यू सो मच सानिका जी इतना डिटेल में ये चीजें बताने के लिए, क्योंकि वैसे तो काफी सारे सवाल आपने यहाँ पे हमारे लिए उठा भी दिए हैं और साथ ही Yes. साथ में एड्रेस भी करे हैं। सो तो मैं सानिका जी पहले मैं सेशन के शुरुआत में कुछ सवाल करियर से रिलेटेड हम लोग रखेंगे ताकि वो आंसर हो जाए, एंड उसके Yes. बाद में विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन की किस तरीके से फील्ड को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। Yes, definitely. तो मैं सबसे पहले तो सानिका जी जानना चाहूंगा कि इंडिया में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या कहीं पे एज एन एकेडमिक कोर्स ऑफर किया जाता है? ओके, सो राइट नाउ वो बहुत ही नया कोर्स है एंड ये बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सालों से चलता आ रहा है. इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया था, एंड देन इट स्प्रेड इन द वेस्ट. एंड अभी अभी हमारी कंट्री भी वो एक प्रोसेस में है वेयर अ लॉट ऑफ माय कम्युनिटी पीपल आर ट्राइंग टू गेट that course, you know, regularized under one certified body. So we are in a process of getting that course on an academic level. जैसे कि हमारे पास बाकी जैसे साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशंस है, जैसे कि काउंसलिंग है, क्लिनिकल है, इंडस्ट्रियल है, वैसे ही वी आर ट्राइंग टू गेट इट in our country as well. Having said that, there are a couple of certificate courses which are offered by some institutes. For example, I know of this institute in Pune, which is Institute of Sports Science and Technology, ISST, जो पुणे में है, जिनका एक I think 6 month का distance course भी available है. So there are some diplomas, some certifications available. Recently जब मैं भी सर्च कर रही थी इस लाइव पे आने के लिए, जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, तो I came across a university in Chennai, which is I think a Tamil Nadu University of Sports Sciences, which offers an MPhil in sports psychology. So you know, for practitioners who have already done their masters, जिनको sports psychology में अभी काम करना है, so in India it's mandated that we have an MPhil if we are not certified from any international body, right? So वो एक university है जहाँ students can, you know, email the professors and ask about more details. Of course, there is this Guru Nanak University in Punjab, in fact, who has now I think come up with an MA, which is Master of Arts in Sports Psychology, which is also a very up and coming course. So again, since it's a very new course, there aren't many details available about it. So for the students who are watching us and who are interested to pursue this course at a career level and have educational training in it, you can always get in touch with the email IDs provided on every university's website, and probably you will have some replies from the professors of that particular university. जी सानिका जी, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि एक्सपीरियंस की जब आप मेंशन कर रही थी, तो जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चों को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, तो वो कितनी लिमिटेड हैं या कितनी ब्रॉड हैं, अगर आप उस पर बात कर सकें? ओके, सो वो कहा जाए तो वो लिमिटेड भी है, बट इन अ वे वो बहुत ज्यादा ब्रॉड भी है. आई एक्सप्लेन हाउ. सो व्हेन यू बिकम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जब हम हमारा ट्रेनिंग, एजुकेशनल ट्रेनिंग, आई मीन टू से मास्टर्स जब हम खत्म करते हैं, तो you know you have that educational training to work as a sports psychologist, right? So typically एक sports psychologist individual athletes के साथ काम करता है, where you know similar to how a counseling psychologist works on a one-on-one basis in consulting sessions and stuff like that. So that's one area of work. The another area of work is where you work with an academy, right? जहाँ पे a lot of
athletes play, and it's a sports academy or it's a sports science center where there are many sports. For example, जैसे हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS जो पटियाला में है, वहाँ पे कैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के मतलब जो एथलीट्स है वो साथ में ट्रेनिंग करते हैं. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैन अप्रोच दोज फेडरेशंस, दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस सेट अप फॉर स्पोर्ट, दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, एंड वो वहाँ भी काम कर सकते हैं. Of course, people who are, as in students who have studied recently sports psychology, can also work, with organizations, for example, talent management जो होते हैं, जो हमारे यहाँ पे है OGQ जैसा है, या फिर काफी सारे talent management जो है, जो एथलीट्स को मैनेज करते हैं, जो एथलीट्स को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली फाउंडेशन एक है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एक है, जो ये सारे एथलीट्स को ये सारे रिसोर्सेज एक ही इसमें अप्लाई करने का जो देखते हैं. और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर जॉब्स इन सच ऑर्गेनाइजेशंस. एंड अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वो डिग्री का एक बहुत इनहेरेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है एक्सरसाइज साइकोलॉजी. Right? So what exercise psychology is, for example, like we know that now, अगर हम हमारी physical fitness पे ध्यान दें, अगर हम हमारी physical activity पे ध्यान दें, तो it has been physical activity can be used as a complement in therapy for depression. Right? So a lot of counseling psychologists and clinical psychologists use this physical activity as a robust component in their intervention plan for patients who deal with depression, bipolar disorder, and stuff like that. So sports psychologists can also work in that area, where they can work in hospitals, rehab centers, और typically where inpatient facility जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये patients को रखा जाता है for therapy. An exercise psychologist can also work in that area. And apart from that, apart from all of these conventional jobs, you can also, after you gain a decent amount of experience and you're confident about, you can then start going solo, or you can have your own private consultancy where you can work across all these streams. So you can work individually with athletes or with an academy as a whole, where you could do individual sessions or group sessions and stuff like that. So in a way, since it's a new field, हम कह सकते हैं कि opportunities limited है. But अगर आप काफी ट्रेंड है, अगर आपने उस एरिया में एजुकेशन ली हुई है, तो आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जॉब के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं. बिल्कुल. सानिका जी, साथ में ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने लिए, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डिग्री के लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे? अगर मान लीजिए मैं उन्हें अप्रोच करता हूँ कि मैं एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अप्रोच कर रहा हूँ, तो उनकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स? ओके, सो टिपिकली सिंस हमारे कंट्री में बहुत कम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है जो इंटरनेशनली ट्रेंड है, या फिर जो हमारे कंट्री में भी काम कर रहे हैं, टिपिकली अ मास्टर्स इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. Of course, you can intern under a sports psychologist if you have just completed your bachelor's and you want to try and understand the field and you want to understand कि अच्छा काम क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, on the job training जिसको हम बोलते हैं. तो of course, bachelor students can approach certain sports psychologists in our country, and there are, I know a couple of them who have interns who are just bachelor students जिन्होंने just recently BA psychology किया हुआ है. But I would urge the fact that you should have training right from your bachelor's in psychology, because ultimately we are going to be dealing with high performance athletes. हम उनकी mental training के बारे में बात करने वाले हैं. So अगर हम just ऐसे ही कोई certification कर लेंगे या diploma कर लेंगे, तो I don't think that is sufficient enough to deal with critical population like a high performance athlete. So masters is what is recommended, and a lot of them also ask for experience, but you can still pitch, and if you want, like I said, you can always approach sports psychologists for an internship, which could be like a 6-month or a 10-month training program, which a couple of them in India offer. You can first train under them as an intern and then apply for a job, since it is a specialized field. जैसे कि हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के में भी यू नीड फर्स्ट, हमें पहले बहुत एक्सपीरियंस लगता है, पहले हम ऑब्जर्वेशन बहुत करते हैं, ऑब्जर्वरशिप्स होती है साइकाइट्रिक वार्ड में. व्हाई इज दैट? बिकॉज हमें
अगर हम वो पॉपुलेशन के साथ काम करने वाले हैं तो हमें 100% कंफर्टेबल होना चाहिए वो एनवायरनमेंट बिल्कुल में काम करने के लिए, एंड हमें बहुत नेसेसरी नॉलेज होना चाहिए कि हमें डील कैसे करना है. अगर टुमारो मानो एथलीट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही स्टार्ट्स sharing certain personal details and personal struggles, you should know how to respond to that, right? And that बिल्कुल requires a lot of professional experience which completely your degree might not be able to give you. So you need a mix of education as well as proper training when it comes to professional job. बिल्कुल सानिका जी, साथ में मैं जानना चाहूंगा कि सैलरी पैकेजेस किस तरीके के हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके का अवेलेबल होता है? Right. So financially, like I said, again, I'll keep coming back to the fact that it's a new field, right? So of course, the start is lower. It is again how you use your skills, how with what organization you end up working. Of course, if you're going to be working with associations and government organizations, you already know what the salary package is, or what your start is going to be. But of course, that will change if you work with certain private organizations. So similarly, like we have for all our other psychology fields, sports psychology भी वही एरिया में या वही ब्रैकेट में फॉल करता है. इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. ऑफ कोर्स इट विल चेंज वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन, वंस यू सेट अप योर ओन बिल्कुल private consultancy, once you have an established network of athletes, or you have an established network of clients so it's a circle. You have to first go out, create that opportunity, educate people about what is it that you do, what is it that you will do which will benefit the athlete, and then the circle completes where the athlete starts working with you. So it's बिल्कुल since it's a new field in our country, बहुत एफर्ट हमारे एंड पे लगता है टू सॉर्ट ऑफ गो एंड पिच इट टू द एथलीट और टू गो एंड पिच इट टू द कोचेस. सो आई वुड से इट्स डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग, बट दैट इज व्हाट द फन पार्ट अबाउट दिस फील्ड इज. ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मैक्सिमम लोग वही करेंगे जो बहुत स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट है, या जो मेरे जैसे खुद एथलीट्स रह चुके हैं. So we know how sports में jobs होते हैं, या other for example अगर आपने sports management भी कर लिया तो you know how you're going to start. You're going to start right from the most basic grassroots level. So you know how the salary packages are there. So इतना ज़्यादा variation नहीं होता है. And I wouldn't want to sugarcoat it saying कि अच्छा बहुत extravagant figures की salary होती है. It's not like that. I'm giving you realistic answers because I've been there in this. I completely understand that students have this question कि we'll put in that amount of training when it comes to education, but what is it that we will then get out of it? How much is it that we will then benefit out of it on a financial front? So of course it's a very valid question. बिल्कुल सानिका जी, मैं साथ में जानना चाहूंगा कि जैसे आप जब इंटर्नशिप की बात कर रही थी कि काफी सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, तो बाकियों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि व्यूअर्स हैं, तो क्या आप भी इस तरीके की ऑन जॉब इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑफर करती हैं बच्चों के लिए? Okay, so right now मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ because it's been about 8 or 9 months that I've started practicing on my own independently, right? So right now I do not have any internships or anything available which is in a proper format, because मुझे किसी को भी I don't want to just have them with me on board and then not let them get most out of it, right? So of course in my head, in the coming plan that I have for this year, of course this is on my agenda where I should be in a position to be able to structureize a form of a proper internship program which will benefit these people who are really really interested in pursuing this as a career. तो आप द पिंक प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके का काम आप पिंक प्रोजेक्ट के साथ कर रही हैं? राइट. सो बेसिकली पिंक प्रोजेक्ट मेरा और मेरी हम दो साइकोलॉजिस्ट हैं. मैं स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज हूँ. मेरी जो पार्टनर है शी इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. हम दोनों साथ में रुया कॉलेज में हमने साथ में हमारी डिग्री की है, एंड वी हैव बीन टुगेदर फॉर अबाउट 6 years नाउ.
एंड जब हम ये डिग्री कर रहे थे, जब मैं लंदन में भी थी, तो वी वर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन टच विद, एंड हमें ये बहुत रियलाइज हुआ कि हमारे कंट्री में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत एक स्टिग्मा अटैच्ड है, बहुत एक टैबू अटैच्ड है, एंड पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट इन ओपन. सो पिंक प्रोजेक्ट इज बिल्कुल आवर एफर्ट एंड इट्स आवर इनिशिएटिव where we try and destigmatize mental health. Of course, we give out informed information about what mental health is, what are various factors regarding to psychology and mental health, and we try and give out our bit of research, our bit of educational information. Since my partner is herself also a career counselor, she works as a career counselor now, so we also address these student queries very regularly on our page, and it's our effort to sort of normalize and destigmatize mental health and sort of create an inclusive community which people find safe to sort of share their problems, or just if किसी को भी अगर ऐसे ही offload करना है कि हमें, बिल्कुल we don't know whether we want to approach a psychologist or a professional or an expert for help, but we just want to talk to somebody who's going to be non-judgmental and who's just going to listen to us. And I feel that is the need of the hour, because हमारे country में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये सर्विसेज पहुंच नहीं पाती है, बिकॉज मेट्रो सिटीज में ये काफी नॉर्मल है, एंड हम वो ट्रांजिशन में है जहाँ की now going to a psychologist isn't much of a taboo as it was compared to 5 years earlier. And our बिल्कुल aim with Pink Project is to conduct as many workshops as we can, as many psychoeducation workshops as we can, to destigmatize mental health in India. And it's our effort, and it helps us also stay in touch with our research, and it's a very close cause to both of our hearts, and that's why it's बिल्कुल extremely personal. So that is what Pink Project is. And with Pink Project we aim to also reach with our services to the people who जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So we try बिल्कुल and conduct sessions, or we try and conduct outreach programs through our platform, and it's also a 9-month-old baby, so हम काफी नए हैं, and we're trying and exploring new areas, so it's a work in progress, we are under construction. बिल्कुल So that's what I would like to say. सानिका जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इंडिया में तो मुझे जितना अंदाजा लगा, फील्ड एकेडमिकली थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हम चाहें अगर उसकी तरफ काम करना तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, ऑप्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपने बताए भी. कॉलेजेस के कुछ नाम भी आपने दिए, साथ ही हाँ. साथ में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया, एंड ये भी बताया कि एक अच्छा स्कोप है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ में इंटर्नशिप करने का. Yes. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बाहर से किया है, तो क्या चैलेंजेस या किस तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है अगर आप बाहर से परस्यू करना चाहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? ओके, सो बाहर से अगर हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी परस्यू करना है, तो आज काफ़ी ऐसे कंट्रीज है जो ये प्रोग्राम मास्टर्स लेवल पे ऑफर करते हैं. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका स्पोर्ट्स साइंस के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जांपल लफब्रो यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम विच इज़ इन द यूनाइटेड किंगडम. ब्रुनेल यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने किया, ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है यूनाइटेड किंगडम में. ऑल्सो यूएसए में काफ़ी कोर्सेज है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एमए डिग्री अवेलेबल है, एमएससी डिग्री अवेलेबल है. बाहर जाके हम पीएचडी या डी साइक जो नई डिग्री आई हुई है, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो सारे कोर्सेज भी बाहर अवेलेबल है. एंड द प्रोसेस इज अ लिटिल लॉन्गर एज कम्पेयर टू जैसे हमारे इंडिया में होता है. सो इफ यू हैव टू अप्लाई, एंड इफ यू हैव टू अप्लाई फॉर अ सितंबर इनटेक, हमें तैयारी शुरुआत करनी पड़ती है नवंबर दिसंबर में, बिकॉज एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है. हमें बहुत सी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए हमारा डिसीजन लेना पड़ता है. वन ऑफ द क्रूशल फैक्टर्स इज जहाँ पे यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क में कंटेंट क्या क्या है, वेदर दैट इज द कोर्स वर्क जो हमें परस्यू करना है. बिकॉज बाहर कैसा होता है, विथ वन डिग्री हमें बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर डूइंग अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिग्री, यू कैन स्टिल परस्यू समथिंग इन स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी, या you can still pursue something in say sports nutrition. So बहुत सी ऐसे permutable combinations available होते हैं, and that is why it is very important to study each and every university's coursework. So that's the first important thing, and वो research में बहुत वक्त लग जाता है because बहुत सी universities है जो बहुत combinations में courses available करते हैं, right? So that's one thing.
एंड लाइक आई सेड इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months बिकॉज पहले हम जब ये डिसीजन लेते हैं कि अच्छा अभी चलो मुझे बाहर अप्लाई करना है, तो उसके साथ बहुत सी एग्जाम्स देनी पड़ती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जब यूनाइटेड किंगडम में अप्लाई किया था तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ा था, विच इज द IELTS एग्जाम, which is the your basic English proficiency language का एग्जाम होता है. It's conducted by the British Council and you have to book a date. तो वो IELTS का एप्लीकेशन करने में भी एक हफ्ते का टाइम चले जाता है. You have to submit your documents and all of that. So वो पहले हमें स्कोर जरूरी होता है IELTS का. You require your degree certificate from the university that you're currently pursuing your bachelor's. So you will require, for example, अगर हम BA कर रहे हैं तो it's a 3-year course, right? So you will require your 12th standard HSC का certificate लगेगा. You will require your degree certificates. Of course हम हमारी semester 5 की score पे apply कर सकते हैं, wherein अगर आप select हो गए तो वो आपको conditional offer जैसी एक admission देते हैं. When अगर conditional offers is basically कि semester 5 तक के scores पे आप eligible है, but we will confirm your admission once you submit your semester 6 documents. So you can apply on your semester 5 के जो documents है. So typically January के month में we get our mark sheets from the university in the month of January. अगर हम September intake देख रहे हैं तो बिल्कुल. And that is when you then in the month of, say, like I'll tell you my process. I had applied for my IELTS exam in the month of March so that I had enough time कि वो result, because वो result आने में भी 15 working days लग जाते हैं, right? So it's a process. You have to wait and watch. बहुत patience लगता है ये सब करने में. So IELTS is one exam. But then you also have to look out for your finance, and that becomes a very crucial component of your decision of studying out abroad, right? Because the fees are in their currency. अगर वो convert करके हम यहाँ कहते हैं तो it becomes a little financial बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो लेने के लिए. ऑफ कोर्स वो जो यूनिवर्सिटीज है काफी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. बहुत इफ योर एकेडमिक स्कोर इज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट तो तुम्हें एकेडमिक स्कोर पे भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है. सो वो भी एक थोड़ा सा there's that comfort कि अब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, so उसका अलग से डॉक्यूमेंटेशन होता है. एंड देन if you don't secure a scholarship, of course you can apply for financial loans, educational loans जो हम कहते हैं, you can apply. So वो एक बैंक का अलग से प्रोसीजर होता है. So it takes a lot of time and that's why बहुत आराम से करने के लिए you have to give yourself a 6 to 8 months of window where you will be able to carry out all of this in its own time. And then once you have your admission, you get those emails from your university. You have to secure for your accommodation. You have to look कि आप वहाँ जाके रहने कहाँ वाले हैं, because then your accommodation is a huge criteria when you apply for your visa, right? And then your visa is the last step of your application. And then for your visa you will have to have documents about your admission, your accommodation, your travel details, your medical. Now that is also a big component in your application process, जहाँ की हर एक country का अलग अलग से क्राइटेरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल जब मैं यूके गई थी तो मुझे टीबी का टेस्ट करना पड़ा था, मुझे ब्लड टेस्ट करने पड़े थे. दे रिक्वायर ऑल ऑफ दीज मेडिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू एज वेल. इफ यू हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स तो हमें उसके भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं फॉर योर ओन सेफ्टी. सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एंड अ क्रूशल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइंग अब्रॉड. एंड वैसे हर एक कंट्री के ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो जैसे कि मुझे यूके के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं इतना डिटेल में बता सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ करियर काउंसलर्स हु हेल्प विद हाउ यू कैन अप्लाई अब्रॉड, बिकॉज वो प्रोसेस काफी लंबा होता है. सो इफ दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच सानिका जी, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ आप बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इतनी सारी चीजें इतने डिटेल में बताने में, और आप पूरी कोशिश कर रही हैं उसको जितना सिंपल तरीके से बता सकती हैं. सो पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने एकेडमिक्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ऑलमोस्ट सारा पार्ट हम लोगों ने एड्रेस कर ही दिया है. बीच में जो व्यूवर्स हैं अगर उनके कुछ सवाल हैं एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को लेके, और साथ में मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट की बात कर रही थी कि एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आप एक्सरसाइज एज अ टूल यूज कर सकती हैं, एंड उससे आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और जहाँ पे भी पेशेंट्स का इनटेक है तो वहां पे आप वर्क कर सकते हैं. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक्सरसाइज साइकोलॉजी का कुछ अलग से रहता है या फिर ये कोर्स का ही पार्ट रहता है?
या कुछ देख, अलग से आपको करना पड़ता है? नहीं, ये कोर्स का ही पार्ट होता है. सो वो डिग्री का नाम ही स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी है. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन इट. लाइक आई सेड, स्पोर्ट तो साइकोलॉजिस्ट ये आपके टिपिकली. वाली डिग्री का सानिका जी, या हर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नहीं, डिग्री? सो ऑलमोस्ट ऑल मास्टर्स डिग्रीज जो है वो स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी की होती है. एंड ऑफ कोर्स जी, देन अगर हम डी साइक करना चाहते हैं, अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो हम हमारा डोमेन चूज करके, हमारा कोर्स, रिसर्च बिल्कुल. इंटरेस्ट चूज करके हम उसमें स्पेशलाइज पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं. बट एट द मास्टर्स लेवल यू आर गिवन और यू आर टॉट बोथ द थिंग्स. सो टिपिकली उसमें डिफरेंस क्या है कि स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंसी का काम करते हैं. दे वर्क विथ एथलीट्स एज मेंटल ट्रेनर्स, एज मेंटल कोचेस, सिमिलरली टू व्हाट अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क्स. सो टिपिकली इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है व्हेन यू बिकम, और बिल्कुल. व्हेन यू आर एन एजुकेशनली ट्रेन्ड स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट. यू नो इट्स unethical to work with population that is not sport related. So you cannot take in general counseling patients because you're not trained in that specific area, right? Umbrella terms वो वही रह जाते हैं, therapy वही रह जाती है, बस हमारा population अलग हो जाता है. So that is when you become a sport psychologist. Whereas exercise psychologist एक अपने में ही अलग and बहुत vast field है जो कि हमारे country में अभी तक आया ही नहीं है. Like it's बिल्कुल. extremely new and it's in its very nascent stages. And what exercise psychologists do is basically they work with why physical activity is important. How can you benefit from indulging in physical activity, या फिर like I said, जो patients जिन्हें depression का diagnosis होता है, MDD का diagnosis होता है, या eating disorders का diagnosis होता है, या any mental illness for that matter जिनका clinical diagnosis दिया जा चुका है, उसके लिए exercise एक उनके therapy या treatment plan में component की तरह use किया जा सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके इंटरवेंशन प्लान में साइकोलॉजिस्ट ने चूज किया है कि मैं सीबीटी यूज करके अगर ट्रेन करना चाहूंगा, तो वो सीबीटी के इंटरवेंशन ट्रेनिंग में हम एक्सरसाइज को ऐड करके एज अ कंपोनेंट हम यूज करते हैं, वेयर वी वर्क ऑन अध्यरेंस टू दैट एक्सरसाइज प्रोग्राम. वी वर्क ऑन इंटरनल मोटिवेशन. वी वर्क ऑन वेदर पीपल आर वो कर सकते हैं. यू हैव टू ट्रेन देम. ये चाहिए तुम्हारा वर्कआउट है, यू हैव टू स्टिक, बिकॉज देर आर प्रोफाउंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन आवर ब्रेन. लाइक वी नो देर आर endorphins that बिल्कुल. get released, and that helps with the disorder. So exercise psychology sort of deals with that. It also deals with weight management. जो experts होते हैं, even they consult exercise psychologists ki if I give my client or my patient a diet plan or a plan to sort of manage his or her weight, तो उसमें how can he keep up with his motivation, how can he keep up with sticking to that program every day. So resilience जिसकी हम बात करें, so that is a huge part of exercise psychology. बिल्कुल. एंड सानिका जी, अभी थोड़ा सा फील्ड के बारे में और डिटेल में जाने से पहले, मैं एक बहुत ही कॉमन मिथ व्हिच आई कम अक्रॉस इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज कि the word sports psychologist is often confused with the coach. Yeah. कि भाई ये शायद हमें अलग, मतलब उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में ट्रेन भी करेंगे साथ साथ. तो मैं जानना चाहूंगा कि इसी चीज को एड्रेस करते हुए कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और एक कोच में क्या फर्क या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? ओके. सो बेसिकली हमारे इंडिया में ये बहुत पहले से चलते आ रहा है कि हर एक एथलीट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोच होता है, राइट? इट इज नाउ व्हेन वी हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स जो टीम हो या जो पैनल पे होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी विल हैव एन एक्सरसाइज कोच होता है, फिजिकल कंडीशनिंग कोच होता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, राइट? सो ये अभी के इसका ट्रेंड है जहाँ पे वी हैव ऑल दीज एक्सपर्ट्स सिटिंग ऑन द पैनल. सो स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट इज वन ऑफ दोज experts on the panel. We are not going to substitute the role of a coach. We are not going to substitute the role for anybody else on the panel. I'll give you like a very basic example. जैसे कि a physiotherapist will work with you on your physical rehab. A psychologist, a sports psychologist, or a mental trainer, that's another word in sports which we use for sports psychologists, will work on your mind rehab, right? So for example, let's say an athlete suffers from an injury, right? From that injury, a physiotherapist or an SNC coach will work on how his physical body can cope and strengthen that particular muscle
to benefit, for the athlete to benefit. In that same area, a sports psychologist will work on his mind. For example, a lot of work goes in athletes where you have to keep up, since they are not going to be playing the sport because वो injured है, तो हम visualization drills पे practice करते हैं, हम बहुत basic mental training, हम उनके mindset पे काम करते हैं, हम self talk जैसी strategies यूज करके हम एथलीट्स के साथ काम करते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज एक्सपर्ट्स. एंड क्यों ये सिमिलर इस बात में है कि हम वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी कोचिंग देम, बट वी आर गोइंग टू बी कोचिंग देयर माइंड. We are not going to give them technical expertise. We are not going to teach them anything related to the tactics of the sport. So even if I am a table tennis player and I work with a table tennis athlete, I will restrict myself to his mental training only, though I know कि अच्छा उसने technically क्या करना चाहिए, but since it doesn't fit in my realm of my role, or it's not ethical for me to advise beyond his mental training, I will not do that. So वो एक ethical boundaries जिसको हम कहते हैं, जो ethical code of conduct हमारी psychologists का होता है, that is the defining factor between all of these. बिल्कुल. सानिका जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप एक एथलीट भी हैं साथ साथ, तो कितना प्रेशराइजिंग और कितना कॉम्पिटिटिव एक प्लेयर होना होता है, जिसकी वजह से इतने सारे मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी लाइफ पे, उसके माइंड पे एज अ प्लेयर इम्पैक्ट करता है, जिसको एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करता है. राइट. सो जो लेवल पे अभी इंडिया में स्पोर्ट जा रहा है, अ लॉट ऑफ देम आर प्लेइंग इट ऑन एन एलीट लेवल, ऑन अ वेरी कम्पिटिटिव फ्रंट, राइट. सो क्या होता है कि there are a lot of demands that are placed on an athlete, and like any other child, there are expectations from the coach, there are expectations from your parents, there are expectations from yourself, there is there is recognition, there is reputation, which can sometimes have an effect on an athlete's mindset. There is performance pressure, which is extremely common. There is pre-performance anxiety, which is extremely common, जो athletes के performance पे affect करता है. So there are all of these factors which affect an athlete's mindset, and the fact that now sports has become a potent career option, even that starts playing, okay, if I play I might get selected for this scholarship, or I might get eligible for this particular government job. So there are a lot of components which play on an athlete's mind, and उसको डील करते हुए उसका इफेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे ना होना देना एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है. एंड यू हैव टू वर्क विद एन एथलीट टू हेल्प हिम बी टू equip him with the skills कि वो प्रेशर मैनेज कर पाए, बिकॉज प्रेशर इज इनएविटेबल, वो होने ही वाला है. तुम even if you're an India ranked player, or even if you're a novice player, there is going to be pressure in any match, right? बट उसको डील कैसे कर, उसके साथ डील कैसे करते हैं, या उसका हमारे लिए फायदा कैसे हो सकता है. ऑल ऑफ दीज आर द ट्रेनिंग एरियाज वेयर अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट विल वर्क टिपिकली विद एन एथलीट ऑन. एंड it's a very long process. So हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा I'm preparing for a match tomorrow and I need to have a session today. It's not an overnight progress, because you're trying to work with your personality, you're trying to train your mind for a longitudinal change, right? So इसीलिए ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है. बिल्कुल. एंड सानिका जी, जैसे जब आप पिंक प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, तो आप बता रही थी कि किस तरीके से आप मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को एड्रेस कर रही हैं. तो उसी चीज से मेरे दिमाग में आया कि स्पोर्ट्स के फील्ड में मेंटल हेल्थ को लेके किस तरीके का स्टिग्मा है और उसको एड्रेस करना कितना जरूरी हो जाता है, चाहे एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए हो, चाहे एक साइकोलॉजिस्ट के लिए हो. राइट. सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमारी कंट्री में ही मेंटल हेल्थ को लेके एक थोड़ा सा हेजिटेशन सा होता है. एंड स्पोर्ट्स में क्या होता है, सिंस एथलीट्स आर सीन एज सुपर हीरोज, या सिंस एथलीट्स आर सीन एज दिस परफॉर्मिंग एथलीट्स, और दे आर सीन इन अ रोल ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल, फॉर एन एथलीट टू इवन एड्रेस इट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन AB de Villiers had come out and said कि some cricketers have come out, or for that matter even Roger Federer had come out and said that pressure really plays on my mind, right? So वो बहुत एक important चीज है जिसको address करना चाहिए, and that is why it's
it's a it's an important part in a job description of a sports psychologist कि हमें इसको normalize करना है. We have to go बिल्कुल and approach the athletes because कैसे होता है कि they might not know कि उनको उसकी जरूरत है, right? And again, बिल्कुल there is another side of the story where sports psychology as a science is more preventive in nature as compared to curative or as compared to other sciences of psychology, right? So बिल्कुल sports psychologist के पास आप तभी नहीं आओगे जब आपको problem हो रही है. You will even go to a sports psychologist when you are a highly functional athlete because sport has those demands on your body or on your mind. So even if you are a healthy functioning athlete, you can still approach a sports psychologist because the primary goal of approaching a sports psychologist or undergoing mental training is performance enhancement, right? बिल्कुल So even if you're an athlete who is not struggling with said issues like anxiety or performance pressure, you can still reap the benefits of mental training. And that is why it's said that it's more preventive. So like I said, as a sports psychologist, you develop those skills in that athlete: concentration span, motivation level, for example, even pressure management, and all of these skills, how to deal with anxiety, are all these skills that an athlete needs to learn. ये हमें बिल्कुल सिखाने पड़ते हैं, राइट? और या फिर जो बिल्कुल एथलीट के पास जो फिलहाल रिसोर्सेज है, हमें उसके साथ काम करना पड़ता है. सो इट्स मोर बिल्कुल प्रिवेंटिव इन नेचर एज कम्पेयर टू क्यूरेटिव. एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि हम जनरल पब्लिक में डिप्रेशन केसेस देखते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स के केसेस देखते हैं, ऑल ऑफ दोज केसेस आर इवन प्रेवलेंट स्पोर्ट्स में, right? For बिल्कुल example, I can give you an athlete. A lot of boxing or weightlifting athletes are have eating disorders. और जो रिसर्च वेस्टर्न कंट्रीज में किया जा चुका है, उसमें ये बहुत बार सामने आया है कि एथलीट्स also go through clinical depression or also go through identity crisis because entire बहुत time उनके लाइफ में they are known as athletes, and once they terminate their career as an athlete, they have these identity crisis or identity बिल्कुल issues which can be clinically diagnosed as well. So जितना mental health के diagnosis या illnesses general public में हम देखते हैं, similarly you can also see them in athletes as well, and that बिल्कुल is why it becomes important to address those issues. बिल्कुल सानिका जी, एक और चीज जो बहुत प्रेवलेंट थॉट में देखता हूँ साइकोलॉजी के बच्चों में, वो ये है कि सभी को लगता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रोल केवल और केवल क्रिकेट के स्पोर्ट में ही है इंडिया में, कि जैसे बाकी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रोल नहीं है. तो अगर आप उस चीज को थोड़ा सा एड्रेस कर पाए. Right. एंड एड्रेस करने से पहले मैं चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, आई गेस सेशन एंड होने वाला है कुछ देर में, Right. तो अगर आपको ठीक लगे तो मे आई स्विच टू अनदर सेशन एंड देन वी कैन कंटिन्यू दिस. Yes, I think we can do that. I think that will be a better option. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच. मैं आपको कनेक्ट करता हूँ दूसरे Yes. सेशन में. Sure. जो बाकी व्यूवर्स हैं, आप लोग भी नेक्स्ट सेशन में एक बार आ जाइए, मैं कनेक्ट कर देता हूँ. वेलकम सानिका जी दूसरे Yes, सेशन में. welcome back. तो अभी बच्चे है ना, वो मैसेज लिख रहे थे कि सेशन ये इतना अच्छा, ये वो. मैंने कहा जो इतनी मेहनत लगा रही हैं सेशन को अच्छा बनाने में, तो एक बार उनके सामने बताइए कि सेशन कितना अच्छा है. Yes, ना कि जब feedback वो is है. always important. Feedback is बिल्कुल. extremely important. सो सानिका जी, पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि इतना सारा टाइम हो गया, हमें अंदाजा भी नहीं लगा कि Yes, 1 घंटा I पूरा हो गया. know. एंड प्लस ये भी दिख रहा है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत और कितनी ज्यादा हिम्मत लगा रही हैं कि Thank जवाबों you, को जितना thank you. इलेबोरेट करके आप बता सके ताकि हमें क्लियरली पहुंचे इन्फॉर्मेशन. Because क्या होता है ना, since it's such a new field, like I also get all these queries on a very frequent basis कि everybody wants to know about it because वो काफी हो गया, and स्टिंग हमारे हाँ. कंट्री में कि it's an growing field. So I can, having been done that, I can I am always happy to share my experiences. बिल्कुल. एंड सानिका जी, हम लोग इस सवाल पे थे कि काफी लोगों को अभी भी ये लगता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट केवल इंडिया में क्रिकेट के साथ ही एसोसिएटेड हैं और बाकी स्पोर्ट्स के साथ में इतने नहीं है. तो मैं Right. चाहूंगा कि अगर आप उस बात को एड्रेस कर पाए. राइट. सो टू बिगिन विद, पहले तो बहुत सालों से इंडिया हैड बीन इंडिया को क्रिकेटिंग नेशन करके जाना जाता था.
एंड दैट इज वाई हमें ऐसे लगता था कि इंडिया में जो कोई स्पोर्ट खेलता है सिर्फ क्रिकेट खेलता है, राइट? क्रिकेट खेलता बट है। that's not the case, and I'm extremely happy to say that ki now it's become a multi-sport nation. It's become a multi-sporting nation where we have athletes from all different areas and all different sports which participate even at an international level. And in fact, India is most lauded country to have medals in a different variety of sports. So ये जो एक myth है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं. वी आर इन दैट प्रोसेस वेयर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर नाउ वर्किंग विद डिफरेंट स्पोर्ट्स आल्सो फॉर दैट मैटर. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू बिल्कुल माय पर्सनल एग्जांपल. I work with table tennis players, I work with swimmers, I happen to work with cricketers because my brother is a professional cricketer himself, so I work with that cricket team. I also work with fencing athletes, which is particularly a different sport which I hadn't बिल्कुल come across. I work with athletics to do with hammer throw, sprinters, and all of that as well. So, as a sports psychologist, this is the most basic. Cricket is not the only sport in our country, right? And athletes who play different sports also require your services. So you as a practitioner have to have this unbiased sort of an opinion. You should be open to working with all sports. For example, now table बिल्कुल tennis comes extremely naturally to me because I've spent 10-12 years playing that sport. So I already have an established network in that sport, but that does not mean I restrict myself from other sports. And also it becomes a बिल्कुल learning experience for me, because when a fencing athlete approached me, I barely knew anything about the sport. तो मुझे भी बिल्कुल एक ग्रो करने का मौका मिलता है कि आई ऑल्सो गो एंड रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट. कि अच्छा बिकॉज टू वर्क विद एन एथलीट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसका स्पोर्ट क्या है, उसके स्पोर्ट्स के डिमांड्स क्या है. बिकॉज अ लॉट बिल्कुल ऑफ टाइम्स चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप इंडिविजुअल स्पोर्ट के एथलीट के साथ काम करते हैं या आप ग्रुप बिल्कुल स्पोर्ट के साथ काम करते हैं, राइट? सो यू हैव एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो you have to be aware and updated about the nuances and the demands of every sport. And I feel that is the beauty of of being a sports psychologist, because we also are into this constant learning zone. हमें भी स्टैग्नेंट होने का बिल्कुल या कंप्लेसेंट होने का कोई मौका नहीं मिलता. द एथलीट्स की पास ऑल्सो always on the toe. So like now I know कि अच्छा क्रिकेट में कवर ड्राइव होता है एंड गली होता है एंड ऑल ऑफ दैट. वैसे मुझे हर एक स्पोर्ट के बारे में पता चला, एंड दैट इज बिकॉज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क with all of those different athletes. नहीं तो when I was बिल्कुल young I only knew table tennis. मुझे वो स्पोर्ट छोड़ के कोई और स्पोर्ट के बारे में पता नहीं था. So I take it up as a learning opportunity and as a challenge for me to know in detail about every particular sport that I happen to work with. बिल्कुल सानिका जी, मैं काफी इंटरेस्टेड था इस चीज को जानने में कि क्या कुछ इस तरीके का कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रहा हो, जिससे काफी बार ऐसे होता है ना, एज ए काउंसलर जो है काफी बार क्लाइंट में या क्लाइंट की हेल्प करके वो और ज्यादा मोटिवेट होता है, और ज्यादा भरोसा मिलता है उसे उस फील्ड Right, में. तो right. ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आपको याद है जहां पे वो फीलिंग आपकी उस तरीके की बनी हो फील्ड को लेके? Right. So I will share one such experience which I recently had, and I will not name the athlete because of these ethical हाँ concerns हाँ that we बिल्कुल all have. So let's call it say athlete A. So what happened was that particular athlete was competing or was preparing for Olympic qualifiers, right? And now since the Olympics have been postponed and वो सब ये कोरोना वायरस के वजह से sporting calendars सब आगे पुश किए जा चुके हैं. I was constantly working with that particular athlete on keeping her motivated and all of that. And what happened was when she had gone for a trial, उनके series में trials होते थे, that is when I got a call in the early morning हमारे कंट्री में, बिकॉज वो अब्रॉड थी, राइट? हाँ एंड शी डिडंट थिंक कि ट्वाइस कि अच्छा अभी इंडिया में इतने बजे होंगे या क्या. एंड आई हाँ गॉट अ कॉल एट 3:30 or 4 o'clock, if I'm not wrong, in the morning, where she had just won her first match and she was giving me that raw feedback and just this sheer happiness, and that emotion that she happened to share with me was, it made me feel that it's important work that we are all trying to do.
to बिल्कुल। support an athlete. And also there is a personal story to this, because when I was an athlete myself, I knew how much I struggled keeping up with performance pressure and anxiety and all of the butterflies before a match. So I personally know what it is to go through that, and that is what sort of gives me the edge in when I deliver a session, because I'm extremely empathetic. मुझे पता होता है when that athlete is कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है. I'm like, मुझे भी लगा था. It gets very हाँ, personal, and that is why the बिल्कुल। work that I do is extremely close to my heart. Like, it's the, and I would say it's the only thing I know. Like, if you make me sit and do some other job, I don't think I'll be as effective as I am as हाँ, compared to, you know, what I do right now. बिल्कुल। एंड सानिका जी, एक राजेश जी की तरफ से मतलब दो नाम लिखे हैं, रक्षा और राजेश। आई एम जस्ट Raksha लिखे टेकिंग हैं, yeah. रक्षा जी। Yes. तो इनका एक सवाल है कि What are the व्हाट आर द most common issues which athletes undergo in India? Okay, जी, so Raksha, there are a lot of issues that athletes undergo on a mental level in India. The most typical ones being expectations, being pre-performance anxiety, performance pressure, or people athletes also undergo this athlete player to player block, mental block जिसको हम कहते हैं. You know, he's a very highly functioning athlete, but in front of that particular athlete he all collapses. So that is a very बिल्कुल। common issue that athletes face. And also the other issue that athletes face is not all of these services are available to everybody. So that I feel is a very broader issue which athletes and coaches also are now, you know, since there is a lot more awareness as compared to earlier, this is one issue that I feel, you know, and it becomes a part of my job to sort of go and reach out to such players and athletes who are in need. So if that answers your question, Raksha. बिल्कुल। एंड सानिका, मैं जानना चाह रहा था कि वो लोग जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, या वो लोग जो साइकोलॉजी से जुड़े नहीं हैं लेकिन आपकी बातचीत के बाद में काफी इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि जो लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको किस तरह से वो साइकोलॉजिकली खुद को कॉम्पिटेंट बना सके, वेबसाइट, वीडियोस, कुछ इस तरीके की चीज। Right. So actually, what happens is there are a lot of people who get excited about sports psychology since it's such a new field. But again, I will stress on the importance of having enough education qualification and to meet all of those educational degree criteria to first work as a sports psychologist, right? You wouldn't go to a doctor who has had his certification done 6 months on some online platform, right? So बिल्कुल। it's similar to that, and you know, that is one thing that I always sort of make sure. Okay, did आपकी something वीडियो happen? शायद, हाँ मेरे ख्याल से वो आपका Yeah, गलती से, is हाँ। it okay? Yeah. So हाँ like I हाँ was saying बिल्कुल। again, so again coming back to the point, I would still suggest everybody to, as much as possible, try and get your educational requirements in place, because it is, though it might seem very exciting, and it also to some people it might seem very easy as a job to do, it's not. And now having done this for a year and a half, I realize how crucial my role is in an athlete's preparation, right? So बिल्कुल। it's not something which you can do online, or you know, it's not a skill that you can learn online. So I would urge all of those people who are really interested to first get their educational requirements in place and then look for work opportunities. Having said that, if you are a sports enthusiast, there are many career options which you can take up apart from psychology. So there are a lot of options available. For example, sports journalism hai, sports management mein hai, sports operations hai, PR hai. There are a lot of options right now which are up and coming in our country. So you, maybe if you're a real sport fan and you're a real sport enthusiast, you can explore all of those areas as well, which will then give you a job which will keep you closer to something that you really really like. So बिल्कुल that सर। is one way or another way of going about things. तो कुछ लोग बस एड्रेस कर रहे हैं आपको। I तो think we have अभी हम one लोग, question from हाँ हाँ Shubhra Singh, and I feel जी, it's an important question. Can I like take it? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। Okay, हाँ so her question is, would you suggest the kids to first indulge in sport before understanding the psychological aspects? Of course,
Shubhra, yes, the kid should be enrolled in playing active sport first, because otherwise he's not going to get the importance of why we are going to be doing psychological training with him. So for बिल्कुल an athlete, it's extremely important for you to first start playing the sport on an active level and then sort of avail all of these available resources. Having said that, even if you're an athlete who has just started out sport, you can still avail resources from a sports psychologist, because you are then going to be like, you train your body जी to be able to play a sport, you're then going to be training your mind also at the same time. So as soon as an athlete starts playing, and once he has had that liking and once he is confirmed that he wants to take it up, he can बिल्कुल avail services, psychological, he can then train him on these psychological aspects. बिल्कुल एंड अगर किसी और के सवाल हैं कुछ भी तो आप सवाल यहाँ पे लिख सकते हैं एंड साथ में सानिका जी किसी ने पूछा था कि अगर आप थोड़ा सा जो आपने कोर्स किया था तो अगर उसके कोर्स वर्क के बारे में थोड़ा सा बता पाएं कि किस तरीके की ट्रेनिंग से आप गुजरी Right. हैं वहां पे जी Okay. So my course जो मैंने मास्टर्स किया था, that was a 1 year masters, because UK में जो मास्टर्स होते हैं, that's 1 year के courses as compared to other countries. So in my coursework दो semesters थे, and उसमें the typical aspects were, of course, there were a lot of modules to do with therapy, जो general counseling के masters में भी होता है. So I was trained in different therapy orientations. For example, CBT was one of them, psychodynamic was one of them, REBT was one of them. So ऐसे बहुत से therapeutic orientations थे जो जिसका training हमें दिया गया था over 2 semesters. Also, there was this individual differences in sport and exercise psychology, which is to do with how it's different in different cultures. So, for example, when you work with an athlete who's international, what are those barriers, or what are those some points that you should have in mind. So those were बिल्कुल वो एक था एक social psychology जैसे हम कहते हैं, because sport can you be a collective, it can be team sport as well. So you are trained under those guidelines of how you can work with teams. So for example, if you work with a football team, you have to work with 15 athletes at one time. How do you then बिल्कुल navigate yourself through that? So that was one of the crucial sort of components. The other part which I felt was the most important was this module called psychological skills for practitioners. Now what that taught me is the most that I apply in my daily life, right? So क्या होते हैं वो skills जो when you're sitting in front of an athlete जो हमें required होते हैं. So skills like active listening, observation, ethical code of conduct, note taking, how do you respond, all of those skills which are extremely crucial as a psychologist, not just as a sports psychologist. So that was, I feel, one of the most crucial modules which sort of बिल्कुल still I have to go back to and learn, I studied that, how do I now apply? And small basic things, how should you sit in front of an athlete? What should be your chair angle? All of those बिल्कुल nitty-gritties which I feel were extremely crucial. When you start working, you realize the importance of all of these things. And then there were hands-on assignments which we had to do, which was a very different thing which I experienced, because India mein we have exams and all of that as a part of our assessment, right? But wahan pe my assessments were completely different. I had to write critical analysis. I had to, present a session of how I would conduct it. Or there was poster making. There was stuff of how you would present a paper and stuff like that. So काफी hands on assignments थे जहाँ की हमें research पढ़ना पड़ता था, and we have to give our critical analysis of that, which is a very crucial thing, because you have to be objective, but you also have to be critically objective when you are sitting in front. And there, of course, as a career, if you want to pursue it on an academic level, if you want to be a professor of sport and exercise psychology, then your research background has to be extremely strong. So statistics was one of बिल्कुल my crucial modules which I was taught in SPSS typically, because वहाँ पे SPSS यूज किया जाता है, इंडिया में R यूज करते हैं. So वहाँ पे SPSS का हमें ट्रेनिंग दिया गया था, where we had exams on SPSS. We were taught how to use SPSS for data analysis and data presentation and all of that. So काफी अलग coursework tha as compared to what I had done at my bachelor's level, which was just reading textbooks and going through different references and all of that. So I had a nice experience, and that is why I feel, confident in my delivery now as बिल्कुल compared to, if other master's fields.
बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सानिका, मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने सारी की सारी चीजें बताई हैं। और थैंक यू। पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि हम कुछ एक दो सवाल और लेंगे अगर आपके एक दो यस। सवाल हैं, क्योंकि मुझे साथ में ये भी चीज दिख रही है कि आपको कितनी मेहनत लग रही है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो या। गया है बात करते करते। सो यस। आप लोगों के कुछ सवाल है तो पूछिए, और साथ ही साथ में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अप्रिसिएशन दिखाइए सानिका जी की तरफ, जिन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो कि नया फील्ड है, साथ ही साथ में उसके बारे में जानकारी अब तक इस तरीके से मुझे कहीं नहीं मिली है जैसे राइट। आपसे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है इस समय पे। तो अगर मैं ये महसूस कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स तो बिल्कुल ही ये चीज महसूस कर रहे होंगे। एंड अभी पिछले वाला जो सेशन था उसी में वी हैड अराउंड 295 व्यूअर्स जो राइट। साथ में है, तो दैट शोज कि इतने लोग हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जानना के बारे चाहते में हैं। इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, राइट। आप अपना सवाल रखिए रुचिता, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ में मैं चाहूंगा कि आप सेशन के बारे में अपना फीडबैक भी सानिका जी को यहाँ पे दें। और प्लस मैं सानिका जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कुछ बच्चों की अगर क्वेरीज हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर द पिंक प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो आपसे किस तरीके से ऑफिशियली कनेक्ट कर सकते हैं, Okay, विद so विच to मीडियम्स? first answer, हम questions बाद में लेंगे. People can always connect with me on my Instagram profile, which is the Pink Project. You can always, if you have questions, even after ये live खत्म होने के बाद, अगर if you feel your questions weren't answered because of the time constraint that we all have, you can always DM or personal message me on my work profile, and I will try my best to answer all of your questions. And if you are people who always have a LinkedIn account, you can always connect with me on my LinkedIn. My LinkedIn's account name is Sanika Divekar. You can always message me there. I'm always available because I get a lot of queries like this from people who are interested in the field. So I'll very much try my best to answer your questions there as well. बिल्कुल। और साथ में जितनी भी प्रोफेशनल ओपन प्रोफाइल्स हैं सानिका जी की, उन सब का लिंक मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा या फेसबुक पे अपलोड करूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। Yes, yes, सानिका जी, एक definitely. सवाल है रुचिता की तरफ से जो 2 बार उन्होंने पूछा है और साथ में ये भी बोला है कि प्लीज आंसर कर दीजिए। Yes, तो yes, Ruchita, we'll try and answer your question. so she's saying कि being a female psychologist, so are there more challenges to it than being a male psychologist in sports? Okay, so I'll give you a very fun fact, and I know this about sports psychology. I don't know the gender sort of dynamics when it comes to psychologists in general. But if you look बिल्कुल। at the sports psychologists in India, there are predominantly, we are a female army. So I don't think I've come across हाँ, any gender biases or anything as a female sports psychologist. But of course, in sport overall, अगर हम देखने जाएंगे, तो it is still a very male dominant industry, and there are a lot more male gender sort of people who work under in this industry. But yes, if we don't take it up as a challenge and if we don't go out there and work, we will not be able to break the glass ceiling. So it's बिल्कुल। upon us. So personally, to answer her question, I haven't faced any challenges because of my gender, and I feel like my gender gives me that sort of added advantage. And sports psychologists in India, as of now, are more towards the ratio is more towards female as compared to the male. बिल्कुल। So yes. मुझे अभी भी याद है मेरे मास्टर्स की क्लास में। सो मैंने अपनी मास्टर्स डीयू से कंप्लीट करी है। सो वी हैड अ बैच ऑफ 128 स्टूडेंट्स, और जिसमें से 120 लड़कियां थी। Wow. So this was a similar thing when I completed my bachelor. So in Ramnaran Roya College, the psychology department only takes up 22 seats. All of the 22 in my batch were all girls. So, it's a girl army, Ruchita. बिल्कुल। ये तो सवाल आपको रुचिता मेरे से पूछना चाहिए कि कि आपने किस तरीके के बायसेस फेस किए हैं। सो और प्लस ये तो मैंने एक चीज देखी और आपसे बात करते हुए तो मुझे और ज्यादा ये चीज महसूस हो रही है कि एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग, मैंने मतलब जितने भी लोगों को आज तक रिक्वेस्ट किया है सेशन पे आने के लिए, दे मतलब बातचीत करने से पता चलता है दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल। और फिर अभी मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि शायद साइकोलॉजी का फील्ड भी कुछ इस तरीके का है कि वो उन लोगों को ज्यादा लुभाता है जिन लोगों के अंदर देयर इज दिस फीलिंग टू
help others. help others, There is exactly. बिल्कुल. एंड वो Exactly. बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है, मतलब वो Right. वाइब्स में दिखती है, वो जवाब देने के तरीके में दिखती है. सो थैंक यू सो मच सानिका, आपने इतने Thank सारे you. जवाब दिए और इतना सारा टाइम दिया हमें. Thank सो you. Thank you. I was really honored to have this because I guess we're still getting questions, but you all can हाँ, always DM me on my बिल्कुल. The Pink project. It's pink with a double K, and we have a small little pink logo, so you can always DM me there, and I'll try and answer as many of your questions as I can. बिल्कुल. सो थैंक यू Thank सो you. मच सानिका जी. थैंक यू. Thank you. Stay बिल्कुल. safe.